नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वीडियो गुरु पे। और आज वीडियो गुरु में आपके सामने पॉलिटी यानी संविधान की बात करें। और सर वो संविधान में कुछ ऐसे टॉपिक हैं यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। चैप्टर शुरू करने के पहले मैं एक छोटी सी ने ना कहें यानी क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं। एक क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा एक संवैधानिक संस्था है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? ऑप्शन में रहता है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, एक रहता है प्लानिंग कमीशन, जो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, यानी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, गैर संवैधानिक संस्था है। तो आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक संस्था। संवैधानिक संस्था यानी जिसकी चर्चा संविधान में कर दी गई है, जिसका उल्लेख संविधान बनाते समय पहले से ही था, या अगर नहीं था तो उसे संविधान में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो आज देखें सबसे पहले इलेक्शन कमीशन कि 2019 में सर इलेक्शन का झूम है, तो इलेक्शन कमीशन का अहम रोल रहने वाला है, यानी इसकी अहम भूमिका होती है, महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन क्या है, इसके बाद समझेंगे फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग क्या है। सबसे पहले कहें निर्वाचन सदन यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का काम क्या है? बेसिकली जैसे ही इलेक्शन कमीशन का दिमाग में आता है हम समझते हैं बस इसका काम तो केवल इलेक्शन कराना होगा और क्या होगा। लेकिन सर इलेक्शन के अलावे इसकी अहम भूमिका होती है। किस पार्टी को कौन सा चुनाव चिन्ह देना है? याद होगा कुछ दिन पहले की बात है, यूपी में साइकिल को लेकर विवाद हो गया था। यानी समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह ने कहा भैया ये हमारा चुनाव चिन्ह होगा, और उनके सुपुत्र ने कहा कि नहीं ये हमारा चुनाव चिन्ह होगा। मामला चल गया इलेक्शन कमीशन। यानी कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत सारी भूमिका निभाता है इलेक्शन के अलावे। अब वही सब चर्चा करेंगे इस लेक्चर में कि और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बार बार रिमाइंड कराऊंगा, सर हमारा मोटिव है केवल और केवल एमसीक्यू सॉल्व करें और जल्दी से गेट जॉब, यानी जल्दी से हम जॉब को पालें। ठीक है, चलिए तो लेक्चर को शुरुआत करें और लेक्चर की शुरुआत की बात करें, देखें क्या होगा। सबसे पहले बात करें द इलेक्शन कमीशन is a permanent and an independent body established by the Constitution of India directly to ensure free and fair elections in the country. चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र इन द सेंस समझना, स्वतंत्र इन द सेंस कि इस पर सर किसी की पाबंदी नहीं है। पाबंदी मतलब अभी जैसे ही इलेक्शन की घोषणा की गई 2019 में इलेक्शन होगा और 7 चरण में चुनाव होंगे। समझना मैं बताना क्या चाह रहा हूं, 7 चरण में चुनाव होंगे। सर इस दरमियान मुस्लिम फेस्टिवल भी है। तब लोगों ने कहा कि सर 7 चरण में चुनाव है और ईद है, क्या होगा, कैसे होगा? बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी ने प्रेशर बनाना शुरू किया, कुछ नहीं, यानी इंडिपेंडेंट बॉडी है, मैं किसी के बातों को सुनूंगा ही नहीं, मुझे जो अच्छा लगेगा देश हित में मैं वो करूंगा। मतलब यही है कि चुनाव आयोग देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष, इसके लिए मुझे जो कुछ करना पड़े। एक टीएन सेशन थे सर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बिहार के इलेक्शन में वो हीरो बनकर निकले थे। यानी निष्पक्ष चुनाव के लिए इलेक्शन कमीशन कुछ भी करेगा, आप कुछ नहीं कह सकते हो। अरे बात समझ में? यानी सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यक्षता या कहें प्रत्यक्ष रूप से भारत के संविधान द्वारा स्थापित एक अस्थायी और स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, आगे देखिए इसकी चर्चा कहां की जाती है, संविधान में आखिर इसका उल्लेख कहां है? आर्टिकल 324 324 और पार्ट 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द इलेक्शन कमीशन। संविधान के भाग 15 में
अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का उल्लेख है। आपके एमसीक्यू के लिए भाग 15 भी इंपॉर्टेंट, 324 भी इंपॉर्टेंट। इनमें से किस पार्ट में इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है? 15। किस अनुच्छेद में, संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग के बारे में चर्चा की गई है? 324। अब देखें कि मेंबर कितने हैं इसमें यार, कितने मेंबर हैं? आखिर देश में इतनी इलेक्शन है, कैसे यह काम करता है? द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स। प्रेजेंटली यानी वर्तमान समय में। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये वर्तमान की बात कर, इसका मतलब क्या है? पहले क्या 3 नहीं था क्या? पहले सेंटेंस को पूरा करते हैं फिर मैं समझाता हूं। प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 3 मेंबर्स, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड टू अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वर्तमान में चुनाव आयोग की संस्था में 3 सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त, जिनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? भारत के राष्ट्रपति करेंगे। अरे बस समझ में। तो वर्तमान में चुनाव आयोग में 3 संस्था बिफोर अक्टूबर 1993। अक्टूबर 1993 के पहले इलेक्शन कमीशन केवल 1 सदस्यीय था। अक्टूबर 1993 के पहले, बिफोर अक्टूबर 1993, इलेक्शन कमीशन कंसिस्ट ओनली 1 मेंबर, यानी केवल 1 सदस्यीय था। अक्टूबर 1993 के बाद यह 3 सदस्यीय हो गया है। वर्तमान समय में 3 सदस्य हैं। ठीक है, याद रहेगा कब हुआ ये मैंने बता दिया। सर ये अभी ARO का पेपर हुआ उत्तर प्रदेश में, मेंस पहले हो चुका था। उसमें पूछा गया वयस्क मताधिकार, एडल्ट सफरेज की चर्चा किस आर्टिकल में की गई है? 324 भी था और 326 भी है। तब क्या होगा? 326, यानी वयस्क मताधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है। एनी पर्सन हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड हु 18 ईयर्स इज ऑफ एज। कब किया गया? 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989, जब भारत के प्रधानमंत्री, यंगेस्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। अब यहां भी एक क्वेश्चन निकल गया आपके लिए। भारत के सबसे यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी, भारत के वैसे प्राइम मिनिस्टर जो पायलट भी रहे हैं तो साहब यही थे। ठीक है, यानी इनका टाइम पीरियड था। एक चीज और देखिएगा, जब तक कि वह कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया जाता तब तक वह लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव में मतदान करने के योग्य है। अब सर ये चीज हमें नहीं समझ में आता, आपने कह दिया अयोग्य, यानी सर विडंबना यही है भारत में कि अगर चुनाव में जो कैंडिडेट है अगर वो जेल में है तो भी चुनाव लड़ सकता है। अगर आप जेल में हो तो आप वोट नहीं कर सकते हो। अगर आप दोषी घोषित कर दिए गए तो आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करोगे एज अ वोटर, मतदाता के रूप में। लेकिन जो चुनाव में खड़ा हुआ है, चाहे वो MP या MLA हो, सर वो जेल से भी चुनाव लड़ेगा। संविधान में ये सब चर्चा की गई है। ठीक है, अरे बात समझ में, यानी संविधान में यह उल्लेखित नहीं है कि क्या उसे जेल से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। हो सकता है आगे अमेंडमेंट हो, आगे सुधार हो, जब इलेक्शन रिफॉर्म की बात करेंगे, चुनाव सुधार की बात करेंगे तब। क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म में, चुनाव सुधार में कई सारे चीजें हुई है, उसकी चर्चा करेंगे आगे कि क्या क्या रिफॉर्म हुआ है, क्या क्या सुधार हुआ है। जब आपके एग्जाम में पूछे जाए कि पहले वोट करने की आयु 21 साल थी, किस अमेंडमेंट एक्ट से घटाकर 18 वर्ष किया गया? 61वें संविधान संशोधन कब हुआ? 1989, 1989। प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी थे। ठीक है, अब देखिए टेन्योर, कार्यकाल।
आखिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन कब तक काम करता है? सर अब तक हम लोग जो टर्म देख रहे थे कि नॉर्मली 5 ईयर्स था, 5 वर्ष तक काम करते थे, लेकिन अब क्लॉज जोड़ दिया, दे होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 6 ईयर्स और द एज ऑफ रिटायरमेंट इज 65 ईयर्स विच एवर कम्स अर्लियर। जो भी पहले होगा, अगर आप 65 वर्ष के हो गए हो तब आप सर क्यों ना 3 वर्ष ही काम किए हो, आप यह नहीं कह सकते हो सर हमें 6 वर्ष काम करनी है। भाई आपकी आयु 65 वर्ष हो गई है, यानी अगर सपोज मानिए जब आप इलेक्शन कमिश्नर बने हो आपकी आयु 60 साल है, तब आप 5 वर्ष ही काम करोगे, ना कि आप कहोगे 6 वर्ष काम करेंगे। क्यों? क्योंकि रिटायरमेंट एज रखा गया 65 वर्ष या 6 वर्ष। हाँ, अगर सर आपकी आयु 59 है तो सर आराम से शौक से करिए, किसने रोका है? यानी जो भी पहले होगा वो टेन्योर होगा। जब आपके एग्जाम में पूछा जाए तो बस यही याद रखना है कि चुनाव आयोग भारत में 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आएगा तब तक वो वर्क करेंगे, काम करेंगे। ठीक है, अब आइए रिमूवल, निष्कासन कैसे हटाएंगे इसे समझिएगा। जो तरीका है, जैसे हम राष्ट्रपति को हटाते हैं, कैसे हटाते हैं? महाभियोग लगा के। जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे ही सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, बस तरीका वही है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, केवल सीईसी को महाभियोग लगेगा। महाभियोग जैसा प्रस्ताव जो होगा केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगेगा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट which requires a resolution passed 2/3 majority in both the Lok Sabha and the Rajya Sabha on the grounds of proved misbehavior on or incapacity। मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के समान उनके पद से हटाया जा सकता है, जिसके लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में साबित दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर 2/3 बहुमत से पारित एक प्रस्ताव की आवश्यकता होती है। तो फिर से याद रहे, दुर्व्यवहार और अक्षमता से मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति से इन्होंने चाय के लिए नहीं पूछा। अगर लगता है कि ये इलेक्शन में किसी एक पार्टी को ब्लाइंड सपोर्ट कर दिए, तो भाई आपके ऊपर भी तो है, संसद है। आ रही बात समझ में? यानी संविधान के अपोजिशन अगर आप कुछ वर्क करोगे आपको हटा दिया जाएगा महाभियोग की प्रक्रिया से, जो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। तो सर ये तो हो गया सीईसी को हटाते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। अदर के साथ क्या करेंगे? अदर इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी अन्य चुनाव आयुक्त को कौन हटाएंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखिए। अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या होगा, इनका काम क्या है? द इलेक्शन कमिश्नर, अगर हम बात करें काम क्या करते हैं ये? द इलेक्शन कमीशन सुप्रिटेंड्स, डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स द इलेक्शंस टू प्रेसिडेंशियल एंड वाइस प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड यूनियन टेरिटरीज इलेक्शंस। चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानसभाओं और केंद्र शासित प्रदेशों के चुनावों का निर्देशन और नियंत्रण करता है। अब आपको लग रहा हो सर केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव होता है? होता है भाई मेरे। विधानसभा का चुनाव 2 राज्यों में, दिल्ली और पुडुचेरी में होता है। और काम क्या है? तो सर ये अगर हम देखें कि जो विधान परिषद बचा वो क्या होगा, पंचायत वो क्या होगा, नगर पालिका का चुनाव क्या होगा, पंचायत, नगर पालिका, विधान परिषद का चुनाव, राज्य चुनाव आयोग
स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएंगे, ना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जब आपके एग्जाम में हॉल में पूछा जाए कि पंचायत, नगर पालिका और विधान परिषद, यानी पंचायत, म्युनिसिपैलिटी और लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव कौन कराएंगे, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएंगे, राज्य चुनाव आयोग कराएंगे। विधान परिषद में क्यों? क्योंकि भारत के 7 राज्यों में ही विधान परिषद हैं और उसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए। पंचायत और नगर पंचायत क्यों? क्योंकि यह राज्य सूची का विषय है। याद होगा, याद करिए, शेड्यूल नंबर 7, अनुसूची 7, जिसमें 3 भागों में डिवाइड किया गया, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। तो पंचायत नगर पालिका का चुनाव, पंचायत नगर पालिका किसमें आता है? राज्य सूची में आता है, इसलिए राज्य चुनाव आयोग जिम्मेदार माना जाता है इनके चुनाव को लेके। और काम क्या है? कहा क्या, मतदाता सूची तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। अभी देखिए 2019 का इलेक्शन है और अभी बार बार न्यूज़पेपर में या कहें मीडिया में खबर आएगा कि मतदाता सूची को तैयार हो रहा है, मतदाता सूची अपडेट हो रहा है, इन्हीं के नाम में गलती है, अगर एज को लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने नजदीक बूथ में जाकर सुधार करवा लें। काम किसका? चुनाव आयोग का। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक दलों का पंजीकरण। सर ये क्या है? सपोज मान लीजिए सर अभी कोई पार्टी है, वो पार्टी से हम असंतुष्ट हैं, खफा हैं और कुछ अलग पार्टी बना लिए, चाहे नाम हम कुछ रख लें, रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना सर? कहां से कराएंगे रजिस्ट्रेशन? इलेक्शन कमीशन के पास। चुनाव खर्च पर सीमा तय करना, लिमिट फिक्स ऑन पोल एक्सपेंसेस। अगर सर ये लिमिट ना लगा दें तो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पता है, पैसे एकदम लिमिट नहीं, लिमिट क्रॉस करके खर्च कर देंगे। तब इन्हें हिसाब देना पड़ता है कि आपने कितना खर्च किया है। सपोज मान ले कि एमपी के चुनाव में 40 लाख डिसाइड कर दिया कि अब 40 लाख से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते हो एक लोकसभा क्षेत्र में। अगर आप 50 लाख खर्च कर तो हिसाब दे दो ना भाई, सिंपल सी बात है। आप हिसाब दीजिए हमें कि कहां आपका 40 लाख खर्च हुआ है, कहां आपने रैलियां करी है। ठीक है, अरे बात समझ में। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, चुनाव का संचालन करना। चुनाव का संचालन मैनेजमेंट कैसे होगा, सब कुछ किया जाता है। और राज्य में जो डीएम होते हैं, राज्य जो चुनाव आयोग होंगे, स्टेट इलेक्शन कमीशन होंगे, उनको रिपोर्ट करते हैं डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, अब देखिए फंक्शंस, अगर हम बात करें कार्य की, टू एडवाइज द प्रेसिडेंट इन रिगार्ड टू द क्वेश्चन वेदर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, आर्टिकल 103, समझना, मैं समझा दूंगा सारा। और मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर हैज बिकम सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन। अगर दल बदल कानून के तहत या किसी भी तरीके से कोई सांसद या विधानमंडल का सदस्य अयोग्य हो जाए, तब राष्ट्रपति को यह सलाह देंगे, राज्य में राज्यपाल को। अनुच्छेद 103 संसद के मामले में, अनुच्छेद 192 स्टेट लेजिस्लेचर के मामले में, राज्य विधानमंडल के मामले में। ये भी एक इनका महत्वपूर्ण वर्क है, कार्य है। काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स, वोटों की गिनती और परिणामों की घोषणा करना। आप देखते होंगे एक जगह बनाया जाता है, वहां पे वोटों की गिनती होती है, पीठासीन अधिकारी किसी को घोषणा कर देगा, और जैसे हुआ अनाउंस हो गया कि फलाने पार्टी के लोग विजयी हो गए, उन्हें सर्टिफिकेट मिल दिया जाता है। ठीक है, एक चीज और देखिएगा, लास्ट का जो टर्म है, द इलेक्शन कमीशन हैज ट्राइड टू ब्रिंग इंप्रूवमेंट्स इन इलेक्शन प्रोसीजर्स बाय द मॉडर्नाइजेशन इन द इलेक्शन। चुनाव आयोग ने चुनाव में आधुनिकीकरण का, चुनाव प्रक्रियाओं में सुधार लाने की कोशिश की है।
अब क्या मॉडर्नाइजेशन ला गया भैया, क्या हो गया सर? हुआ ना, पहले बैलेट पेपर से होता था, अब ईवीएम लाया गया। पहले क्या आप याद करिए, वोटर जो कार्ड है कैसा होता था, प्लास्टिक वाली, अब कैसा आ गया, चिप वाली आ गई, बारकोड लगा हुआ होता है। तो आधुनिकीकरण तो हो ही रहा है। तो क्या क्या आधुनिकीकरण किया गया है, थोड़े से एग्जाम्पल के रूप में समझ लें, देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, पहला, इट वॉज फर्स्ट ट्राइड टू इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन द स्टेट ऑफ केरला फॉर द 1982 लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। पहली बार 1982 के विधानसभा चुनावों के लिए केरल राज्य में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को प्रायोगिक आधार पर आजमाया गया था। यानी इसके पहले ईवीएम का यूज नहीं होता था। कैसे होता था? बैलेट पेपर रहता था, उस बैलेट पेपर पे इंक लगाया जाता था, हो जाता था। लेकिन सर करप्शन खूब होता था। क्यों? अब मान लो बैलेट पेपर में हम जहां डाला गया बक्सा में बैलेट पेपर भरा हुआ है, हम इंक डाल दे उसमें, पूरा बैलेट पेपर खराब हो गया। लेकिन ईवीएम के साथ ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, लेकिन वो सर मतलब एक नीची मानसिकता, क्योंकि ये आरोप है ही नहीं। अरे बात समझ में। नेक्स्ट की बात करें, द इंट्रोडक्शन ऑफ वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल VVPAT इन 8th लोकसभा कंस्टिट्यूंसी इन 2014 इंडियन जनरल इलेक्शन वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर द इलेक्शन कमीशन। 2014 में भारतीय आम चुनाव में 8 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षा निशान की शुरुआत निर्वाचन आयोग की एक बड़ी उपलब्धि थी। यानी अब मैंने वोट दिया, अभी आप देखिए एटीएम में जाते हैं, हम पैसा निकालते हैं, आपको प्रिंट चाहिए, यस सर, तब तो हमें पता चल जाता है। तो वैसे ही मतदाता सत्यापित कागज लेखा परीक्षा, यानी आपने मत दिया, अपना मत का प्रयोग किया, कैसे? वो एक रसीद के जरिए पता चल जाएगी। और क्या किया इन्होंने? नोटा, यानी अब जितने सारे कैंडिडेट खड़े हैं इलेक्शन में, मैं सबसे संतुष्ट नहीं हूं, और तब एक बहाना होता था कि मुझे वोट करना नहीं जाना है। तब कहा सर आप जाइए, एक ऐसा बटन यूज डाला गया, आप यूज करिए ताकि पता चले कितने लोग असंतुष्ट हैं किसी पार्टिकुलर, कहें हम लोकसभा क्षेत्र में या विधानसभा क्षेत्र में। यानी कहें इन 2014 नन ऑफ द अबव और नोटा was also added as an option on the voting machine, which is now a mandatory option to be provided in an election. 2014 में उपरोक्त में से कोई नहीं या नोटा वोटिंग मशीन पर है, जो अब चुनाव में उपलब्ध कराई जाने वाली एक अनिवार्य विकल्प के रूप में जोड़ा गया है। यानी आप अपना मत को बर्बाद मत करिए, ताकि पता चले कि उस विधानसभा क्षेत्र या लोकसभा क्षेत्र में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने खड़े हुए मत कहें हम कि पार्टी से या कैंडिडेट से असंतुष्ट हैं। ठीक है, आगे देखिए। अब आ जाए फाइनेंस कमीशन। जैसा कि क्लास की शुरुआत में कहा, सर एक क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तब आपके ऑप्शन में फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, और एक ऑप्शन रहता है प्लानिंग कमीशन, जिसे आज हम नीति आयोग जानते हैं। ये क्या है? नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यानी द फाइनेंस कमीशन इज एन ऑटोनॉमस बॉडी विच इज गवर्न्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वित्त आयोग एक स्वायत्त निकाय है, यानी एक संवैधानिक संस्था है जो भारत सरकार द्वारा शासित होता है। अगर हम इसकी बात किया जाए तो एक क्वेश्चन आता है, कितने, विच आर्टिकल्स, किस आर्टिकल में इसकी चर्चा की जाती है? आर्टिकल नंबर 280। ठीक है, यही देखते हैं। आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ फाइनेंस कमीशन। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में एक वित्त आयोग का प्रावधान है, और यह प्रत्येक 5 वर्षों में नियुक्त कौन करेगा, अपॉइंट कौन करेगा? इट इज कंस्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एवरी 5th ईयर और एट सच अर्लियर टाइम एज ही कंसिडर्स नेसेसरी। जो भारत के राष्ट्रपति को लगता है
यानी यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष या ऐसे पहले समय में गठित किया जाता है जब वे आवश्यक समझते हैं। यानी मैंडेटरी है, प्रत्येक 5 वर्ष में होगा, मैंडेटरी है कि प्रत्येक 5 वर्ष में होगा। अब देखें कंपोजिशन कि क्या ये इसमें मेंबर कितने होंगे, क्या फिक्स मेंबर होते हैं या बढ़ते घटते हैं। सर वर्तमान समय की बात करें, द फाइनेंस कमीशन कंसिस्ट ऑफ अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं जिन्हें अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। यह संख्या फिक्स नहीं है, यह घट बढ़ सकता है, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं, एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य हैं। अब आपको लगेगा सर कि अब तक हम लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन का क्वालिफिकेशन क्या है, लेकिन वित्त आयोग में जो एक अध्यक्ष हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, कौन अध्यक्ष बनेगा, देखिए समझते हैं। द चेयरमैन ऑफ फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के अध्यक्ष को, वित्त आयोग का जो अध्यक्ष है वो सिलेक्टेड फ्रॉम द पीपल विथ एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिक अफेयर्स, यानी वित्त आयोग के अध्यक्ष को सार्वजनिक मामलों के अनुभव वाले लोगों में से चुना जाता है। सार्वजनिक मामलों के अनुभव यानी हो सकता है सर वो डीएम रैंक का अधिकारी हो जो रिटायरमेंट एज में हो, कहीं से भी हो, जब पब्लिक को, यानी पब्लिक अफेयर दैट मीन्स कहीं लोगों के बीच में वो काम किया हो। ठीक है, अरे बस समझ में। और जो और योग्यता क्या होगा, अन्य 4 सदस्यों को उन लोगों में से चुना जाता है। उन लोगों यानी इनकी भी कुछ ना कुछ क्वालिफिकेशन है। क्या क्वालिफिकेशन होगा, पहला हैव जजेज ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो रहे हो, हैव नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंसेज और अकाउंट्स, सरकारी वित्त या खातों का ज्ञान हो, यानी कहीं ना कहीं आप सरकारी वित्त यानी खातों का ज्ञान हो, कहीं ना कहीं आप काम किए हो गवर्नमेंट सेक्टर में, अकाउंटेंट सेक्टर में गवर्नमेंट के, हैव एक्सपीरियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज, प्रशासन और वित्तीय विशेषज्ञता में अनुभव हो, और सबसे बड़ी चीज कि भैया एक और, हैव अ स्पेशल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान आपको आता हो। तभी तो आप जोड़ घटाव करोगे, क्योंकि सारा कुछ खेल क्या है, टैक्स का खेल है सर। अब टेन्योर देखें, दे होल्ड ऑफिस फॉर द पीरियड स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट, वे राष्ट्रपति द्वारा निर्दिष्ट अवधि के लिए पद धारण करते हैं। यानी ये फिक्स है कि कहीं इनकी जो टेन्योर है वो फिक्स नहीं है, राष्ट्रपति द्वारा तय की जाती है। तो क्या सर ये जो इनके मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, क्या वो पुनर्नियुक्ति फिर से एलिजिबल हैं क्या रीअपॉइंटमेंट के लिए? हाँ है, दे आर एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र हैं, इन्हें फिर से नियुक्त किया जा सकता है। और क्या काम है इनका, जो मेन काम है सर ये सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध जो फाइनेंशियल होगा उसमें ये काम करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स टू बी डिवाइडेड एज पर देयर रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशंस टू द टैक्सेस, केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय का वितरण करों में उनके संबंधित योगदान के अनुसार विभाजित किया जाता है कि आपने टैक्स में अपनी भूमिका कितनी निभाई, उसी अनुपात में राज्य और केंद्र के बीच जो बंटवारा होता है टैक्सों का, उसी हिसाब से जितना आपकी भूमिका है, डिटरमाइन फैक्टर्स गवर्निंग ग्रांट्स इन एड टू द स्टेट्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेम, राज्यों को सहायता अनुदानों को निर्धारित करने वाले कारकों और उसी के परिणाम को निर्धारित करना, उसी अनुसार से आपको अनुदान दिया जाएगा। कभी देखते हैं स्पेशल स्टेट की बात करते हैं, विशेष राज्य का दर्जा, पता है क्यों विशेष राज्य का दर्जा? इसलिए भैया कि ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा फंड मिले, पैसा मिले।
और क्या फंक्शन है सर? टू मेक रिकमेंडेशंस टू द प्रेसिडेंट as to the measures needed to augment the consolidated fund of a state to supplement the resources of the panchayats and municipalities in the state on the basis of the recommendations made by the finance commission of the state। अब समझना सर, पंचायत और नगर पालिका का इनकम तो कुछ है नहीं, तब राज्य के वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संसाधनों के पूरक के लिए राज्य का जो फंड है, कंसोलिडेटेड फंड है, संचित निधि है, उसको बढ़ाने के लिए आवश्यक उपायों के रूप में अध्यक्ष को सिफारिश किया जाता है कि सर कैसे इनकम बढ़ेगा पंचायत और नगर पालिका का ताकि डेवलपमेंट। अभी कहा देखने के लिए क्या कि सर पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष यानी अब तक 15 फाइनेंस कमिश्नर की नियुक्ति की जा चुकी है। तब क्वेश्चन क्या आता है सर, पहले तो बता दो केसी नियोगी यानी क्षितिज चंद्र नियोगी। द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वाज क्षितिज चंद्र नियोगी, जो जिनको देखना था 1952 से लेकर 57 यानी 5 वर्षों। क्या कहा कि 5 वर्ष के लिए, तो हो सकता है 15वां पूछे, हो सकता है 14वां पूछ दे। अभी तक 2020 तक है इनका जो रिपोर्ट। द चेयरमैन ऑफ द 14th फाइनेंस कमीशन वाज प्रोफेसर वाई रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष प्रोफेसर वाई रेड्डी थे 2015-20। करंट सिनेरियो जो है सर आपके सामने 15वें वित्त आयोग का है। द चेयरमैन ऑफ द 15th फाइनेंस कमीशन इज एनके सिंह। शॉर्ट में जो एग्जाम में कई बार केवल शॉर्ट में रहता है एनके सिंह, लेकिन पूरा नाम की बात करें नंद किशोर सिंह। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हैं, जो 2020 से 2025 के लिए इनको अपॉइंट किया गया है। किनके द्वारा अपॉइंट किया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। ये हमेशा याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार एग्जाम में पूछा गया कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस चैप्टर में हम लोगों ने क्या देखा? इलेक्शन कमीशन और उसके फंक्शन और फाइनेंस कमीशन और उनके फंक्शन। दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं, संविधानेतर यानी संवैधानिक निकाय है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रखता है सर, इसीलिए आप एमसीक्यू बनाते समय बार बार वही कहेंगे कि रिवीजन जरूर करिएगा ताकि कंफ्यूजन क्लियर आपका हो जाए। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।